नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है 5, जिसमें आप गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा और तलाक जैसे मुद्दों से टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर रहे हैं। पहला पार्ट आपने कल की वीडियो में किया था, आज आपका दूसरा पार्ट है। तो लगातार इन प्रश्नों को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे और लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका 27 प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? बताइए, किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए है आपका फेयर चाइल्ड, बी है मैक्स वेबर, सी है आपका दुर्खिम और डी है हर्बर्ट ब्लूमर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? तो 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है, फेयर चाइल्ड। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण है? तो क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण है? अंतर जातीय विवाह पर प्रतिबंध या कुलीन विवाह की प्रथा या सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना? तो दहेज प्रथा के कई कारण हैं। एक तो आपका ये इंटरकास्ट रिलेशन जो शादियां होती हैं उस पर प्रतिबंध है, इसके कारण भी रिश्ते कम होते हैं, तो उपयुक्त रिश्ते की तलाश में दहेज प्रथा होती है। कुलीन विवाह की प्रथा, तो यहाँ पर अच्छे घर में शादी करने की जो इच्छा रहती है वहाँ उसके कारण भी दहेज प्रथा है। और सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट से, एक सोशल रिस्पेक्ट से भी इसको देखा जाता है कि उनके लड़के को इतना दहेज मिला, उनकी लड़की को, उन्होंने अपनी लड़की को कार दी दहेज में तो हम भी कार देंगे। तो ये भावनाएं रहती हैं लोगों के मन में, इसके कारण भी भारतीय समाज में दहेज की प्रथा देखने को मिलती है। क्लियर है आपको?
तो उपयुक्त सभी, इसके अलावा एक अन्य कारण होता है जो अक्सर किताबों में दिखाई नहीं देता है कि सरकारी लड़का ढूंढना, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना, ये कारण भी दहेज प्रथा का है, लेकिन किताबों में ये दिखाई नहीं देता है। तो 28 का जो ऑप्शन आपका सही है वहां पर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज देने या लेने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? ऑप्शन ए है आपका 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है आपका 8 वर्ष। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने पर कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है? तो 29 का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, 5 वर्ष। क्लियर आपको? 5 वर्ष, इसमें जुर्माना भी लगता है। क्लियर है आपको? तो 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है या दोनों हो सकता है। क्लियर है आपको? भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है आपका 2000 ईस्वी में, बी है 2002 ईस्वी में, सी है 2005 में और डी है आपका 2008 में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 30 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2005 में। क्लियर है आपको? 2005 में भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया। क्लियर आपको? ये लागू कब हुआ था? बताइए, ये लागू कब हुआ था? अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया? ऑप्शन है आपके 23 अक्टूबर 2005, बी है 26 अक्टूबर 2005, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 2005 और डी ऑप्शन है आपका 14 दिसंबर 2005। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में कब लागू किया गया? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, आपको कई बार कराया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2005 से ये पूरे भारत में लागू किया गया था। घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में लागू किया गया। क्लियर है आपको? 31 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके तहत महिलाओं बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। बताइए घरेलू हिंसा में क्या क्या सम्मिलित है? क्या यौन दुर्व्यवहार सम्मिलित है? क्या मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार सम्मिलित है? या नैतिक दुर्व्यवहार सम्मिलित है? तो इन तीनों में से कौन कौन सा सम्मिलित है ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए में आपका 1 और 2 है, और बी में आपका 1 और 3 है, 1 2 3 है, और सी में आपका 1 एवं 3 है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 32 का। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो 1 और 2 है, यौन दुर्व्यवहार और मौलिक एवं भावनात्मक व्यवहार। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंसा में यौन दुर्व्यवहार, मौलिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है आपका राम मनोहर लोहिया। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा और दूसरी लिखी है द कास्ट्स इन इंडिया, और एक और लिखी है हु आर शूद्राज। 3 किताबें इनकी हैं। क्लियर आपको? तो ये आपको याद रखनी चाहिए, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? बताइए
किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? ऑप्शन ए है आपका के.एम. पडिक्कर, बी है डॉक्टर एन प्रसाद, सी है के.एन. शर्मा और डी है आपका भीमराव अंबेडकर होगा, यहां पर अखेड़कर नहीं होगा। क्लियर है आपको? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? के.एम. पडिक्कर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कुछ लोग ये सोचेंगे यहां पर मैंने अंबेडकर कराया तो यही ऑप्शन सही होगा, है ना? बहुत से लोग ऐसे गलत कर देते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, के.एम. पडिक्कर के अनुसार। क्लियर आपको? तो के.एम. पडिक्कर के अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, जबकि डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। क्लियर है आपको? तो डॉक्टर एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 35। जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? बताइए, जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 1, बी है 2, सी है आपका 3 और डी है आपका 4। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं? बताइए। तो जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? सामान्यतः जातिवाद के 2 स्वरूप हैं, मनोवैज्ञानिक स्वरूप एवं व्यवहारिक स्वरूप। क्लियर है आपको? मनोवैज्ञानिक स्वरूप में एक जातीय भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जाति हितों का सर्वोपरि समझता है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है, जबकि व्यवहारिक जातिवाद में वह अपनी जातीय हित में कार्य को करता है, जैसे जातीय उम्मीदवार को वोट देना। क्लियर आपको? तो सामान्यतः जातिवाद के 2 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका मनोवैज्ञानिक स्वरूप होता है और दूसरा व्यवहारिक स्वरूप होता है। क्लियर आपको? मनोवैज्ञानिक स्वरूप में क्या होता है? एक जातीय भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति अपने ही जातीय हितों को सर्वोपरि समझता है, उसी के कल्याण के लिए सोचता है, जबकि व्यवहारिक जातिवाद में वह अपने जातीय हित में कार्य को करता है, जैसे जातीय उम्मीदवार को वोट देना। क्लियर आपको? एक में केवल सोचना है और दूसरे में करना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? बताइए, अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका मनोवैज्ञानिक कारण, बी है ऐतिहासिक कारण, सी है आपका भौतिक एवं सामाजिक कारण और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक कारण, ऐतिहासिक कारण, भौतिक एवं सामाजिक कारण या उपयुक्त सभी। तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 36 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अंतःपीढ़ी संघर्ष में जो मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, ऐतिहासिक कारण भी होते हैं और भौतिक एवं सामाजिक कारण तो होते ही हैं। क्लियर आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 36 का। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण निम्न है। एक आपका हो गया मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है? बताइए। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष अलग रहना आवश्यक है? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1 वर्ष। क्लियर आपको? ए 1 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है। आपसी सहमति से तलाक लेने हेतु पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है। साथ ही पति पत्नी तलाक हेतु सहमत हो, यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपसी सहमति से तलाक लेने हेतु पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है। साथ ही पति पत्नी तलाक हेतु दोनों सहमत हों और यह तलाक शादी की तारीख से कम 1 वर्ष पश्चात ही हो सकता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? ए स्थायी सरकार, बी अंतरजातीय विवाह,
सी है परिवार नियोजन और डी है आपका नगरीकरण में वृद्धि। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान क्या है? स्थायी सरकार, अंतरजातीय विवाह, परिवार नियोजन और नगरीकरण में वृद्धि। तो 38 का जो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी है, अंतरजातीय विवाह। क्लियर है आपको? तो जातिवाद की बुराई को दूर करने का ये एक समाधान हो सकता है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये बातें आप अपने परिवार में वहां की समझ को देखकर ही बोलिएगा, पता चले घर में कलह शुरू हो जाए, है ना? तो सबके घर में अलग अलग माहौल होता है और कोई भी बात आपको कहनी है कहीं पर भी वहां के माहौल को देखकर कहना पड़ेगा, है ना? जब आप नौकरी कर रहे होंगे तो भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो आपको किताब में पढ़ा दिया गया सिर्फ वही वहां पर नहीं बोलना है। आपको यह भी समझना है कि वहां पर जो लोग खड़े हैं क्या वो लोग इस बात को सुनने को तैयार हैं, है ना? नहीं तो आप नौकरी करने जाएं और मुख्य सेविका की और किसी गांव में आपकी मीटिंग चल रही हो और आप ये अंतरजातीय विवाह को वैलिड दर्शाने लगे वहां पर लोग भड़क भी सकते हैं, है ना? तो इससे आपको हर माहौल को देखकर ही ये बोलना सब कुछ है ना? किताबों में आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन इनका प्रयोग जीवन में कैसे करना है ये आपको अपनी समझ से तय करना है कि यहां पर लोग हैं वो ये सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अंतरजातीय विवाह करके समाज से जातिगत बुराई को दूर किया जा सकता है। क्लियर आपको? यह एक उपाय हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी और डी है आपका लागू की गई गरीबी। बताइए किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संपूर्ण गरीबी। क्लियर आपको? गरीबी के प्रकार जो भी आपको पढ़ाया गया है गरीबी के बारे में उसे आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहां से 3 से 4 प्रश्न आपके बनेंगे। क्लियर आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण गरीबी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बी है प्राकृतिक विपत्तियां, सी है कृषि का पिछड़ापन और डी है यह सभी। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, यह सभी। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 40 का? तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। क्लियर है आपको? ये सभी चीजें भारत में निर्धनता के कारण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जल, भूमि, कोयला, तेल, पेट्रोल, ये सब क्या है? प्राकृतिक। जंगल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है आपको? नदियां प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक विपत्तियां कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इसके कारण भी बहुत से लोगों के निर्धनता होती है। कृषि की गई है और वहां पर ओले पड़ गए जिससे फसल पककर तैयार थी जो बिखर गई खेत में ही, तो यह भी एक नुकसान होता है, इससे भी निर्धनता आती है। कृषि का पिछड़ापन, जो कृषि होती थी भारत में पहले, अभी तो काफी हद तक सुधार आ गया है लेकिन जब ये चीजें लिखी गई होंगी तो उस समय कृषि में उत्पादन बहुत ही कम था। आज से 10-15 साल पहले तक तो कृषि में कुछ उत्पादन ही नहीं हो पाता था, लेकिन अभी बीजों की गुणवत्ता अच्छी हो गई है, बिजली की उपलब्धता के कारण जो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, इस कारण से भी कृषि में सुधार आया है। तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण ये सभी हैं। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे आप घबराइएगा नहीं कि समय बर्बाद कर रहे हैं सर, है ना? ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पढ़ना है। जब तक आप चीजें एक्स्ट्रा नहीं लेकर जाएंगे यहां से, आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं, है ना? मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा है, समझा है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लिया है। आपको भी कुछ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तभी तो आप ये चीजें खुद से समझ पाएंगे, है ना? तो बहुत से लोग तुरंत ही वो क्या कहते हैं, जब से कोविड आया है लोगों के अंदर धैर्य का भावना ही चली गई है। वो हर चीज तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट, कि 1 सेकंड में सही हो जाए, है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली।
हर चीज को एक समय लगता है, आपको भी चीजें समय के साथ समझ में आएंगी, सब कुछ समय के साथ होगा। क्लियर है आपको? तो भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है: प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जैसे ऊपर बताया गया, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, जनाधिक्य यानी कि जनसंख्या का अधिक होना, उच्च निरक्षरता यानी कि लोग साक्षर ही नहीं है, और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी तो एक प्रमुख कारण होती है भारत में, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, रोजगार उतने उत्पन्न हो नहीं पाते हैं, काफी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं, अन्य रोजगारों के बारे में नहीं सोचते हैं। उसके बावजूद भारत में काफी बेरोजगारी है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। बताइए 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया? भ्रष्टाचार को, या सांप्रदायिकता को, या गरीबी रेखा को, या साइबर अपराध को? बताइए 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया? जब गरीबी आपको पढ़ाया गया था गरिमा बैच में, तो वहां पर एक तेंदुलकर समिति भी आपको पढ़ाई गई थी, तो वो किसके लिए था? गरीबी रेखा के लिए था। 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गरीबी रेखा। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? बताइए, अशिक्षा है, या जनसंख्या वृद्धि है, या बेरोजगारी है, या उपयुक्त सभी है? बताइए निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन आपको कभी कभी रिपीटेड भी लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न तरह तरह के बन सकते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। तो अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक आदि निर्धनता के प्रमुख कारण है। निर्धनता की संस्कृति के विचार को 1958 में ऑस्कर लेविस ने लोकप्रिय बनाया। क्लियर है आपको? ऑस्कर लोविस ने इसे लोकप्रिय बनाया। किसको? निर्धनता की संस्कृति को। क्लियर है आपको? यानी कल्चर ऑफ पॉवर्टी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? बताइए, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया? मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यूएनडीपी पढ़ाया है, एक एक जानकारी दी गई है, कई किताबों में उनके बारे में नहीं लिखा है। अगर आपने जो यूएनडीपी के लिए स्पेशल वीडियो बना था वो देखा है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे पा रहे होंगे कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किन वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया है। ऑप्शन ए है आपका 1996 एवं 2006, बी है 1997 एवं 2010, सी ऑप्शन है आपका 1998 यानी कि 1998 एवं 2011, और डी ऑप्शन है 1999 यानी कि 1999 एवं 2012 यानी कि 2012। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब यूएनडीपी ने विकसित किए हैं? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1997 एवं 2010। क्लियर आपको? तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वर्ष 1997 एवं 2010 में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किए हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है एक। तो आपको बताना है किस तरह से अशिक्षा अभिव्यक्त हो रही होती है जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है। एक आश्रित चर पर, या स्वतंत्र चर पर, या अंतर्निर्भर चर पर, या सहसंबंध पर। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तब अशिक्षा किस पर निर्भर होती है, या शिक्षा किस पर निर्भर हो जाती है? शिक्षा आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर हो जाती है, इसलिए यह आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर है, क्योंकि यह किसी पर आश्रित है। किस पर? आपकी आर्थिक स्थिति पर आपकी शिक्षा आश्रित होती है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। बताइए, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही का चयन करें। ऑप्शन ए है आपका सकारात्मक एवं नकारात्मक, बी है सामाजिक एवं आर्थिक, सी है आपका निरपेक्ष एवं सापेक्ष,
और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 45 का जो ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गरीबी कहते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। बताइए, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है औद्योगिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या व्यापारिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। कौन सा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र में। क्लियर आपको, कृषि क्षेत्र में भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कृषि क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। क्लियर है आपको, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि यहां से आपको प्रश्न बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। गरीबी, विकास एवं वृद्धि, रोग, अंतरराष्ट्रीय संगठन और पोषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जनसंख्या, यहां से आपके प्रश्न बनने ही बनने हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं। बताइए, एक है, दो है, तीन है या अनेक है। बताइए, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं। बताइए, आपको ये बहुत ही अच्छे से कराया गया था जब आपको गरीबी टॉपिक पढ़ाया गया था गरिमा बैच में। तो बताइए निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं। 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दो आधार हैं निर्धनता मापन के। शेपर्ड एवं बांस ने दो प्रकार की गरीबी का उल्लेख किया है, एक आपका पूर्ण निर्धनता और दूसरी होती है आपकी सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण को संपूर्ण भी कहते हैं। क्लियर आपको, ये क्या होती है पूर्ण निर्धनता, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, इसे हम संपूर्ण निर्धनता कहते हैं या संपूर्ण गरीबी कहते हैं। क्लियर आपको, पूर्ण निर्धनता या संपूर्ण निर्धनता किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाए, उसे संपूर्ण गरीबी कहते हैं। और सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं जब हम तुलना करके गरीबी नापते हैं, है ना, तुलना करके कि अमेरिका में ये होता है, भारत में ये नहीं होता है। तो इसको जब हम तुलना करते हैं तब ये सापेक्ष निर्धनता हो जाती है कि किसी देश को आधार मानकर हम तुलना कर रहे हैं कि भारत अमेरिका से कितना गरीब है, तो सापेक्ष निर्धनता होती है। लेकिन संपूर्ण निर्धनता वो होती है जिसमें व्यक्ति के पास ना तो मकान है, ना भोजन है, ना चिकित्सा की सुविधाएं हैं और ना ही जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उसके पास प्रयोग है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। बताइए, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन है राम आहूजा ने, बी है E.H. सदरलैंड ने, सी D.R. टैफ्ट ने और डी है आपका C.H. कूले ने। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। तो 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, राम आहूजा ने किया है। क्लियर आपको, 48 का जो ऑप्शन है आपका वो ए वाला बिल्कुल सही है। तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है। बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका यह गरीबी का प्रतिभास है, बी है यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, सी है यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है, डी है यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है। बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है। बताइए,
49 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास नहीं है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आपने कई बार दिया होगा मॉक टेस्ट में, आज भी दे दीजिए। बताइए, बिल्कुल सही बताना है आपको। तो बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। 1968 दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1961 में पारित हुआ। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका उत्तर बताया था, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 15,000। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना, देना, लेना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए तक का आर्थिक दंड की व्यवस्था है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी के पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? बताइए, पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन ए है आपका 496, बी है 497 और डी है सी है आपका 498 ए और डी है आपका धारा 499। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? कुछ किताबों में यह धारा गलत दी गई है, तो अगर किताब में अगर आप बाद में पढ़ें और कहें सर ने गलत बताया है तो एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं इसका उत्तर। बताइए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, धारा 498 ए। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? इसके तहत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत पत्नी अपने पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है। क्लियर है आपको? तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका पूरा मॉक टेस्ट जो टॉपिक 5 का था, जिसमें आपके घरेलू गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक और इसके अलावा अन्य भी टॉपिक थे, तो उनको पूरा आपको करा दिया गया है। अंतरपीढ़ी संघर्ष और जातिवाद से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो आपको पूरे करा दिए गए हैं। पार्ट 2 था ये, और अगर आप लगातार इनको करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपका टारगेट 70 प्लस का है तो तैयारी आपको 100% करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास पढ़ने का, अपनी मेहनत करने का, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, 101% सफल होंगे। क्लियर है आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके प्रश्नों का, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।